हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग बीट। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो अपनी सीरीज़ है हमारी न्यूट्रिशन की। इसका हम तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस इन डिटेल हमने किया। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जिसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हमें पढ़ना है। तो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस होता है हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वही ह्यूमंस में होता है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस इज़ हीटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हीटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके भी फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। तो उनमें से कौन सा टाइप जो ह्यूमंस दिखाते हैं वो होता है होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप सभी को पता है ये ऐसा न्यूट्रिशन मोड होता है जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है बल्कि वो ऑटोट्रॉप से फूड हासिल करता है। या तो वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स को खाता है या कोई किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाएगा जिसने पहले ऑटोट्रॉप्स को खाया होता है। तो इसका मतलब या तो डायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप से फूड हासिल करता है या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप से फूड हासिल करता है। उसके बाद जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस वो क्या करते हैं वो फूड को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड खाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में फूड को खा लेते हैं और फिर उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर उनके बॉडी के अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहीं पे उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हो गया अबाउट होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ह्यूमंस दिखाते हैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नाम देते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अब हम इसी डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को देखेंगे ह्यूमंस में होता कैसे है। ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है इसके 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है सिंपल फूड को अपने माउथ तक ले जाना, फूड को खाना, उसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है इस फूड को जो हमने खाया उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना, फिजिकली भी और केमिकली, जो हम सारा डिटेल में एक एक करके ये सारी स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर अब जो ये फूड तोड़ा गया उसको फिर एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है उस फूड को ब्लड के अंदर डालना। जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो वेसल्स में होता है। तो अब जो ये फूड होता है जो हमने खाया, जिसको अभी अभी हमने खाया, वो जो पहले कम्प्लेक्स था सबसे पहले हमने खाया, फिर इस कम्प्लेक्स को हमने सिंपलर वंस में तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े के इस फूड को, और फिर अल्टीमेटली अब इस फूड को क्या करना है, इसको फिर एक ब्लड वेसल में अंदर ले जाना है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस तोड़ने को बोलते हैं डाइजेशन, इसको बोलते हैं इस फूड को ब्लड वेसल के अंदर ले जाने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अब जो ये फूड ब्लड के साथ मिक्स हो गया, इस फूड को क्या होता है, अगर हमें एनर्जी ज़रूरत होती है तो वो हम इसी फूड से निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम फूड ज़्यादा खाते हैं, जितनी हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हम फूड खाते हैं। तो वो फूड हमारी बॉडी में स्टोर होता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है। तो वो फूड को फिर यूज़ करना इन द फॉर्म ऑफ ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन एक ऐसा स्टेप होता है डाइजेशन का जिसमें इस फूड को फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारी बॉडी इस फूड को फिर यूज़ करती है, उस स्टेप को बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर लास्ट पे आता है ईजेशन। अब क्या होता है, जो हमने ये फूड खाया फिर जो इसको तोड़ा, इसमें कुछ ऐसा फूड होता है जो हम तोड़ नहीं पाते, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब जो ये फूड रहता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उस फूड को फिर हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है। जब उसको बाहर किया जाता है तो उसी बाहर करने को बोला जाता है ईजेशन। तो अब हम ये सारे स्टेप्स एक एक करके डिटेल में देख लेंगे। जो पहला स्टेप हमने बोला इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में हम फूड जो होता है इसको हम अपने माउथ के अंदर डालते हैं। फूड को क्या किया जाता है, फूड इज सिंपली इंसर्टेड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो हाथों से फूड को उठाया जाता है, हाथों से उठाते फूड और इसको माउथ में डालते, इसी स्टेप को बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। फूड को हासिल किया जाता है और फिर हाथ से इसको अपने मुंह के अंदर डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है डाइजेशन। अब हम इस डाइजेशन को कंप्लीट पढ़ेंगे। ये एक लंबी प्रोसेस है डाइजेशन की, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो डाइजेशन होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, जो फूड होता है
उसको क्या किया जाता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड। जो फूड हम खाते हैं वो कम्प्लेक्स होता है, उस कम्प्लेक्स फूड को क्या किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। तो अब इस फूड को तोड़ा जाता है, जो एक कम्प्लेक्स फूड हमने खाया था, ये जो कम्प्लेक्स फूड था इसको हमने तोड़ा सिंपलर फॉर्म्स में, छोटे छोटे टुकड़े किए उस फूड के। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। तो एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बोला, जब ये फूड तोड़ा जाता है, जब इसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर इसको ब्लड वेसल के अंदर ले जाना होता है। जब इस फूड को ब्लड वेसल के अंदर ले जाया जाता है उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये तभी ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा जब ये फूड इतना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होगा कि जो पोर्स इस ब्लड वेसल के वॉल में होंगे उनके थ्रू ये पास करना चाहिए। तो ऐसे इतना तोड़ना, इतना इसको रिड्यूस करना, इतना इसको डिसइंटीग्रेट करना, सो दैट ये एब्जॉर्ब हो जाए, इसी को बोला बोला जाता है एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब हुआ वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो कैपेबल होते हैं इन पोर्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करने की। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। ये हो गया अबाउट द डाइजेशन। इसके बाद है जो डाइजेशन होती है ये कहाँ पे होती है, ये एक फुल फ्लेजेड सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा डायग्राम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये कुछ ऐसा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होता है लंबा सा, एक लंबा ट्यूब होता है, उस लंबे ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो हम बोल रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्यूब दिखता है, एक ये ट्यूब होता है, उस ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एक होता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बोलेंगे ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये जो ट्यूब होता है इसमें सबसे पहले ये ट्यूब स्टार्ट ही होता है हमारे माउथ से। तो माउथ से ये स्टार्ट होता है, माउथ के बाद ये इसमें आता है एक दूसरा ट्यूब जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये जो ईसोफेगस होता है या इसका दूसरा नाम है फूड पाइप भी, इसको बहुत बारी कभी कभी बोला जाता है फूड पाइप। तो फूड पाइप दूसरा पार्ट है इसका। उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें आता है जिसको बोला जाता है स्टोमक। तो स्टमक भी इसमें आता है। उसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद एक और ट्यूब होता है जिसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके बाद एक और पार्ट आता है उसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम के बाद लास्ट पे आ जाती है एक ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग, उसको बोला जाता है एनस। जो एनस होता है ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहाँ से ही ये इजेशन होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो यहाँ से ही बाहर निकाला जाता है। तो इस पूरे ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने बोला जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये कुछ 9 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो 9 मीटर्स लॉन्ग एक ट्यूब होता है जिसको हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला। इसमें हमने क्या क्या बोला, माउथ आता है, इसमें स्टमक आता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स आते हैं, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, इसमें रेक्टम आता है और एनस आता है। तो ये हो गया अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा हम हमारी ही डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिनको बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन, जिनको यहाँ पे एन सर्कल किया हुआ है। ये जो तीन होते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले है सेलिवरी ग्लैंड। तो जो सेलिवरी ग्लैंड होता है ये माउथ के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी सिक्रीशंस अब माउथ में ही सिक्रीट करते हैं। तो ये है सेलिवरी ग्लैंड, दिस इज सेलिवरी ग्लैंड। ये एक, दो, ये तीन होते हैं, ये तीन ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये अपनी सिक्रीशंस माउथ में डालते हैं। तो ये हो गई सेलिवरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड जिनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा होता है लिवर, जो ये आपको दिख रहा है ये लिवर है, दिस इज लिवर। जो लिवर होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लिवर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपर्स में, तो ये आ सकता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसके अलावा एक और तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारी बॉडी होती है इसमें जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। तो जो स्किन होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है।
तो लेकिन स्किन जो प्रेजेंट होती है वो एक्सटर्नली हमारी बॉडी को प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अगर अब लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आ गया तब भी लिवर हम बोलते हैं। तो लार्जेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो होता है लिवर। ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, एक तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। जो ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। तो ये हो गया लिवर। लिवर अपनी सिक्रीशंस क्या करता है, ये टेम्पररली स्टोर करता है एक ऑर्गन में, छोटे ऑर्गन में, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। जो गॉल ब्लेडर होता है इसमें ये स्टोर करता है टेम्पररली अपनी सिक्रीशंस को, और फिर वो उन्हीं सिक्रीशंस को अल्टीमेटली इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में डालते हैं जिसको हमने बोला ड्यूडेनम। तो उसी ड्यूडेनम में ये डाला जाता है। इसके बाद है तीसरा जिसको बोला जाता है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है। तो एक लीफ के जैसा एक ऑर्गन होता है जिसको पेनक्रियास बोला जाता है। ये भी अपनी सिक्रीशंस क्या करता है, ये भी सिक्रीशंस अपनी छोड़ता है किसमें, ड्यूडेनम में। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं जो ये सिक्रीशंस छोड़ते हैं उनको बोला जाता है एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, इन एंजाइम्स का काम होता है केमिकली फूड को तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट करना ही एंजाइम्स का काम होता है। तो वो एंजाइम्स यहाँ सेलिवरी ग्लैंड्स भी छोड़ते हैं, वो लिवर भी छोड़ते हैं, वो पैनक्रियास भी छोड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सेल्स होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो वॉल्स होते हैं, उन वॉल्स को कुछ सेल्स होती है अंदर से लाइन कर रही होती है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे स्टमक को होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को होती है। यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिनके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे इन डिटेल जब हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये हो गया अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के तीन टाइप्स हमने बोले, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेलिवरी ग्लैंड, दूसरा होता है लिवर, और तीसरा होता है पेनक्रियास। तो ये तीन होते हैं, लिवर, सेलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ये हो गया अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, जो सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्क्रीशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद अब अगर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ। तो जो डाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ। तो माउथ में, हमारे माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले प्रेजेंट होता है टीथ होते हैं। एक तो टीथ प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में, उसके अलावा टंग प्रेजेंट होता है। उसके अलावा वहाँ पे और क्या होता है, सिलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा हमारे माउथ में आता है वो सिलिवरी ग्लैंड से आता है, तो सलाइवा आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती है, जैसे चीक्स होते, जैसे चीक्स होते हैं, जैसे लिप्स होते हैं, इनका भी अपना काम है। और जैसे पैलेट होता है, जो ऊपर वाला फ्लोर, सॉरी जो रूफ होता है माउथ का, वो होता है। इसी तरह फ्लोर होता है माउथ का। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को बोला जाता है बकल कैविटी। ये सारी चीज़ें माउथ के आती है बकल कैविटी में, इसको बोला जाता है बकल कैविटी, जिसमें सेलिवरी ग्लैंड्स भी आते हैं, जिसमें चीक्स, टीथ, टंग, एवरीथिंग आ जाता है। तो उसको बोला जाता है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हम स्टार्ट करते हैं विद टीथ। सबसे पहले टीथ, जो टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में, जो टीथ होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। यूजुअली ये चार टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहले वाले, जो आगे वाले होते हैं, आगे वाले चार टीथ, नीचे से चार टीथ ऊपर से जो होते हैं, इनको बोला जाता है इंसाइजर्स। जो आगे वाले टीथ होते हैं इंसाइजर्स। फिर उसके बाद एक लंबा टीथ यहाँ से होता है, इंसाइजर्स के साइड से, यहाँ से भी एक लंबा टीथ होगा। तो इसी तरह ऊपर से भी दो होंगे, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा। तो इनको बोला जाता है कैनाइन। ये थोड़े लंबे होते हैं और नोकीले होते हैं थोड़े, तो इनको बोला जाता है कैनाइन। कैनाइन के बाद जो टीथ आते हैं उनको बोला जाता है प्री मोलर्स। यहाँ पे जो दो टीथ दिखाई दे रहे हैं तो ये है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स के बाद जो लास्ट पे आते हैं, प्री मोलर्स यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, और यहाँ से फिर लास्ट पे आते हैं मोलर्स। जो लास्ट पे होंगे वो मोलर्स होते हैं। तो जो इंसाइजर्स होते हैं, इंसाइजर्स बाइट करने के लिए होते हैं। इनका काम क्या होता है, बाइट। ये यूजुअली बाइट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन कटिंग टीथ होते हैं। जो कैनाइन होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं। उसके बाद जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, जो ये मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं, इनका जो काम होता है वो होता है ग्राइंड करना। जो फूड को तोड़ा जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये कराते हैं। चिविंग जो होती है तो वो इनका काम होता है।
तो ये फूड को ग्राइंड करके डिसइंटीग्रेट करते। अब जिस किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो टीथ होते, ये डिफरेंट टाइप्स के होते, जैसे ह्यूमंस में 4 टाइप्स के होते, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ टीथ को बोला जाता है। जो ऐसा अरेंजमेंट ऑफ टीथ होता है इसको बोला जाता है हिटीरोडोंट, क्योंकि सारे टीथ जो होते ये सिमिलर नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिटीरोडोंट। हिटीरोडोंट, तो ह्यूमंस और हिटीरोडोंट, इनमें जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। हिटीरोडोंट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी टीथ जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है हिटीरोडोंट। इसके बाद दूसरी चीज़, जो यही टीथ अब हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो टीथ होते ये नीचे से एक बोन है जिसको बोला जाता है जा बोन। तो ये जा बोन में क्या होते, कुछ सॉकेट्स होते हैं इन टीथ के लिए, ये आप देख रहे हो सॉकेट्स, और उन्हीं सॉकेट्स में ये टीथ बंधे हुए होते हैं, उन उसी सॉकेट में फिट किए होते हैं। अब जिस किसी ऑर्गेनिज्म में टीथ क्या होते हैं, ये डायरेक्टली किसी बोन में फिट होते हैं, डायरेक्टली किसी बोन में सॉकेटेड होते, वैसे अरेंजमेंट ऑफ टीथ को बोला जाता है, वो बोला जाता है थीकोडोंट। तो ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। हम बोल सकते हैं ह्यूमंस और थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? टीथ आर सॉकेटेड इन जार्स, जो दांत होते हैं वो बंधे हुए होते, फिक्स्ड होते इन जार्स। टीथ आर सॉकेटेड इन जार्स, जो जार्स होते, जार्स क्या होते हैं? ये बोन होती है, तो बोन्स में ये सॉकेटेड होते हैं। ऐसे जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है थीकोडोंट। इसके बाद हम थोड़ा आगे और चलेंगे। अब जो ये टीथ होते हैं, ये जो टीथ होते हैं हमने बोला ये डिफरेंट तरीक़ों के होते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको बोला हिटीरोडोंट। और उसके बाद हमने बोला ये जो टीथ होते हैं ये क्या होती है? बोन में सॉकेटेड होते, इसीलिए इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? थीकोडोंट। वो हो गया। अब तीसरा एक टाइप ऑफ ये अरेंजमेंट जो होता है, जो हमें आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो टीथ आते हैं फिर वो एक बारी निकल जाते हैं, फिर दोबारा से हमें टीथ आते हैं और वो परमानेंटली रह जाते हैं। जो पहले आते हैं वो टीथ उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, या उस सेट ऑफ टीथ को बोला जाता है मिल्क सेट। वो जो होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद निकल आते हैं, तो ये दीज आर टेम्परेरी टीथ। तो दो सेट्स होते हैं टीथ के, एक होता है प्राइमरी टीथ जिसको बोला जाता है मिल्क सेट, और वो जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं क्योंकि वो निकल जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेट आता है उसको बोला जाता है परमानेंट सेट, जो हमेशा के लिए रहता है, और उन दांतों को बोला जाता है सेकेंडरी टीथ। अब जो ये मैकेनिज्म होते, अब जो ये अरेंजमेंट होता है जिसमें दो सेट्स आते हैं, पहले एक सेट आता है फिर वो निकल जाता है, फिर दूसरा सेट आता है, जिस किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है डाइफायोडोंट। तो डाइफायोडोंट में क्या होता है? 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जिस किसी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं उसको बोला जाता है डाइफायोडोंट। तो जो हमें 2 सेट होते हैं इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जो पहला सेट हमें पाया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें जो टीथ होते हैं वो बस उनका नंबर जो होता है वो 20 होता है। जो मिल्क सेट होता है, मिल्क सेट में 20 टीथ पाए जाते हैं। जो छोटे बच्चों में टीथ होते हैं फिर जो एक बार निकल जाते हैं वो बस 20 होते हैं नंबर। और जो परमानेंट सेट होता है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 32। जो परमानेंट सेट जो फिर एक बार आते हैं फिर वो निकल नहीं जाते हैं, उनको बोला जाता है, अगर वो निकल जाएंगे फिर दोबारा से नहीं आएंगे, उनको बोला जाता है परमानेंट सेट। तो वो कितने होते? वो होते 32 इन नंबर। अब हम एक चीज़ देखेंगे जिसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब अगर हमें देखना होगा छोटे बच्चों में कितने टीथ होते, बड़ों में कितने टीथ होते, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है, अगर मैं मिल्क सेट की बात करूँगा, जो मिल्क सेट हमने बोला, मिल्क सेट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2021। तो हमें पता है जो टीथ होते हैं उनका जो हमने देखा उनका अरेंजमेंट होता है, जो आगे होते सबसे पहले जो टीथ होते वो होते इंसिजर्स। तो इंसिजर्स होते, फिर कैनाइंस होते, फिर प्रीमोलर्स होते और मोलर्स होते हैं। तो जो ये इंसिजर्स होते हैं सबसे पहले ये होते, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते और मोलर्स होते। तो अगर हम मिल्क टीथ की बात करते हैं, इंसिजर्स डेंटल फॉर्मूला में 2 आते हैं, कैनाइन उनमें कोई नहीं होता है, प्रीमोलर्स 2 होते और मोलर 1 होता है।
तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला इन मिल्क सेट। अब इससे कैसे हम टोटल नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करेंगे, इससे कैसे हमें पता चलेगा कि इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, टोटल मोलर्स कितने हैं। जो डेंटल फॉर्मूला होता है इसमें हम एक जा के हाफ को लेते हैं, जो एक जा होता है उसके हाफ को लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना होगा अब पूरे जा में या दोनों जाज में, हमें जो दो जाज होते हैं उनमें टोटल टीथ कितने होते, अगर दो जाज का देखना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। क्यों करना है मल्टीप्लाई बाई 4? क्योंकि हमने एक जा का हाफ लिया, हमें दो जाज होते हैं। अगर हम एक जा को कंप्लीट लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। अगर हम दोनों जाज की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे मिल्क सेट को, तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 0, ये आएगा 8 और ये आएगा 4। 4 एंड 8 हो गए 12, 12 एंड 8 हो गए 20। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो मिल्क सेट में होते वो होते 20। अगर कोई आपको बोलेगा इंसिजर्स कितने होते, वो 8 होते। कैनाइन उनमें कोई नहीं प्रेजेंट होता है। प्री मोलर्स 8 होते और मोलर्स जो होते वो 4 होते हैं। तो इस तरह से हम डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया अबाउट डेंटल फॉर्मूला इन मिल्क सेट। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इंसिजर्स, फिर आते हैं कैनाइंस, फिर आते हैं प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स। इस ये जो अरेंजमेंट है इसको याद रखना है, इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, तभी इनका जो नंबर वो एग्जैक्ट आएगा। अब अगर हम कल देखेंगे जो परमानेंट सेट होता है, परमानेंट सेट में कितने टीथ होते हैं टोटल, हमने बोला उसमें 32 होता है। उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 एंड 3। जो इंसिजर्स होते हैं एक जा के आधे हिस्से में दो होते, कैनाइन एक होता है, और जो प्री मोलर होते वो दो होते, और जो मोलर होते वो तीन होते। यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो इंसिजर्स जो होंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 8, ये आएंगे 4, ये आएंगे 8, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट आर 32। तो ये हो गया अबाउट डेंटल फॉर्मूला। इस तरीके से हम डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लास्ट वाले टॉपिक पे देखेंगे जो टीथ का होता है। लास्ट वाली चीज़ जो टीथ का है वो है फंक्शन। टीथ का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ? हमें पता है जो टीथ का फंक्शन होता है वो होता है सिंपली ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो जो फूड को ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं। वो कैसे ग्राइंड करते हैं, बाय चिविंग, सिंपल चिविंग करते हैं। तो वो फूड को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने का मतलब यही होता है, फूड को क्या होता है, फिजिकली बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के उनको तोड़ा जाता है, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ग्राइंडिंग में। तो फूड को तोड़ा जाता है, ये काम है किसका, ये दांतों का काम है जो सबको पता है। इसके अलावा दांतों का कोई और काम नहीं होता है। बाइट करना होता है, कभी किसी चीज़ को कट करना होता है, उसके अलावा फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग या चिविंग। तो ये है फंक्शन ऑफ टीथ, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे टंग। तो टंग एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारी माउथ के अंदर बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई बोन नहीं होती। तो ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। तो टंग जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो ये ट्विस्ट हो जाता है, ये टर्न हो जाता है, ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं होती है, और ये कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, और इसकी जो सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस, जो अपर सरफेस होती है, उसको बोला जाता है डॉर्सम। डॉर्सम क्या होती है, ये अपर सरफेस होती है टंग की। इसी डॉर्सम पे प्रेजेंट होते हैं कुछ पेपलेज। पेपले क्या होती है, कुछ प्रोजेक्शंस होती है, थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस होते हैं जो वाइट कलर की यहाँ पे दिखाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा जो टंग होती है इसकी जो अपर सरफेस होती है वो बहुत रफ़ होती है। ये रफ़ इसीलिए होती है, ये बिकॉज ऑफ दीज पेपले होती है। तो ये जो पेपलेज इस पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये पेपले होते हैं इनको नॉर्मली बोला जाता है लिंगवल पेपलेज। जहाँ पे भी आप वर्ड लिंगवल देखोगे, लिंगवल का मतलब ही होता है टंग। तो ये जो टंग पे पेपलेज होते हैं, ये प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोला जाता है लिंगवल पेपलेज। अब जो ये लिंगवल पेपलेज होती है इन्हीं के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्ट बड्स। जो हमारे 5 टेस्ट बड्स होते हैं वो इसी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड्स कौन से होते हैं, एक होता है स्वीट,
दूसरा होता है साल्टी, सुअर, और क्या होता है, और होता है बिटर, और एक और टेस्ट बड होता है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, वो होता है उमामी टेस्ट बड। ये जो उमामी टेस्ट बड होता है ये किसके लिए होता है, ये मीट के टेस्ट के लिए हमारी टंग पे प्रेजेंट होता है। तो ये मीट के लिए होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट बड होता है। पुराने टाइम में एक कंसेप्ट था, कुछ साल पहले एक कंसेप्ट था कि जो टंग होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बड्स होते। फॉर एग्जांपल बोला जाता था टिप पे बिटर टेस्ट होता है, सेंटर में स्वीट टेस्ट होता है। लेकिन अब जो रीसेंट जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग में क्या है, जो जो टंग होती है इसकी जो पूरी सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे हर कहीं पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन वहाँ पे हर एक टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। जब अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी एरिया लोगे टंग का, तो वहाँ पे हर एक टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब जो टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द टंग। तो ये क्या होते हैं, थ्रू आउट टंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब अगर लास्ट पार्ट इसका देखेंगे हम टंग का, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ टंग। टंग कौन से फंक्शंस करता है, अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो टंग कैरी करता है। सबसे पहला जो होता है, जो हम फूड खाते हैं उसको मॉइस्ट बनाता है टंग। टंग उसको मॉइस्ट बनाता है बाय मिक्सिंग द फूड विद सलेवा। जो सलेवा होता है उसको मिक्स किया जाता है फूड को, फूड इज़ मिक्सड विद सलेवा, मिक्सड विद सलाइवा। तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स किया जाता है। अगर हम दूसरी फंक्शन इसकी देखेंगे तो दूसरी फंक्शन जो इसकी होती है वो होती है, इट हेल्प्स इन चिविंग। चिविंग में कैसे हेल्प करता है, ये फूड को क्या करता है, फूड को प्लेस करता है बिटवीन द जार्स। जो टीथ होते हैं उनके दरमियान फूड को ये प्लेस करता है, फूड इज़ प्लेस्ड बिटवीन जार्स और टीथ। तो टीथ के बीच में फूड को प्लेस किया जाता है। अगर हम तीसरी फंक्शन देखेंगे टंग की, तो तीसरी फंक्शन जो टंग की होती है वो होता है स्पीच। जो हम बात कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ टंग की बदौलत ही हम बात कर पाते हैं। तो ये 3 फंक्शंस है टंग के बारे में। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सेलेवरी ग्लैंड्स। जो हमने बोला बकल कैविटी होती है, उसमें टीथ होते हैं, उसमें बहुत सारी और कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें टंग भी होता है। इसी तरह वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो बकल कैविटी होती है ये एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही होता है फूड को डाइजेस्ट करना। हाँ, हमने देखा फिजिकली क्रश किया फूड को हमने विद हेल्प ऑफ टीथ, लेकिन अब इसको केमिकल, यहाँ पे केमिकल चेंजेस भी लानी है। तो जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ये है एक पैरोटिड ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद दूसरा ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक और है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड होता है। तो पैरोटिड के बारे में मैं बोलूँगा, ये सबसे बड़ा सेलेवरी ग्लैंड होता है, सेलेवरी ग्लैंड। इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी एक यहाँ से कुछ ट्यूब जैसे निकल रहा है। ये जो ट्यूब होता है ये इसकी अपनी डक्ट होती है। डक्ट एक ऐसी चैनल होती है, एक ऐसा ट्यूब होता है जहाँ से कोई भी ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस सिक्रीट करता है। तो ये जो यहाँ से जो डक्ट निकलती है वो माउथ तक जाती है, ये जो ट्यूब निकलता है ये माउथ तक जाता है, और इसी डक्ट को बोला जाता है पैरोटिड डक्ट, या इसका दूसरा नाम है स्टिनसन्स डक्ट। डक्ट क्या होती है, डक्ट एक ट्यूब होता है जहाँ से एक ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस छोड़ता है। तो और जो पैरोटिड ग्लैंड में जो डक्ट होती है उसको बोला जाता है स्टिनसन्स डक्ट। तो ये हो गया अबाउट पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड है। और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है एंजाइम सेलेवरी, यहाँ से ही सलाइवा निकलता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला पैरोटिड ग्लैंड। अब दूसरा है सब मैंडिब्यूलर।
ये जो दूसरा है सब मैंडिबुलर। सब मतलब हो गया नीचे, ये मैंडिबल एक बोन होती है, मैंडिबल बोन के नीचे ये प्रेजेंट होता है, तो सब मैंडिब्यूलर। इसकी भी एक अपनी डक्ट होती है, सब मैंडिबुलर की भी अपनी डक्ट होती है, जिसको बोला जाता है वॉर्टन्स डक्ट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉर्टन, तो उसी वॉर्टन ने ये डिस्कवर किया है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है वॉर्टन्स डक्ट। इसी तरह स्टिनसन के नाम पे यहाँ पे डक्ट रखी गई है, डक्ट का नाम रखा गया है स्टिनसन्स डक्ट। इसके साथ ही तीसरा एक होता है जिसको बोला जाता है सब लिंगवल। जैसे अभी हमने बोला, जो जहाँ पे भी वर्ड आएगा लिंगवल, लिंगवल का मतलब होता है टंग, तो सब लिंगवल का मतलब होता है ये टंग के नीचे होती होगी। तो ये जो सब लिंगवल ग्लैंड होता है, इसकी जो डक्ट होती है उस यहाँ पे असल में बहुत सारी डक्ट्स होती है, छोटी छोटी बहुत डक्ट्स होती है, उनको बोला जाता, उन डक्ट्स को बोला जाता है डक्ट्स ऑफ रेवेनस। तो इन पे हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, या पहला क्वेश्चन आ सकता है जो लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन हमें आ सकता है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, इसी तरह सब लिंगवल की डक्ट का नाम क्या है। तो इस पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है तीन हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स। तो हमने बोला जो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है, वो उसकी डक्ट को हमने बोला स्टिनसन्स डक्ट, उसके बाद सब मैंडिबुलर की डक्ट को वॉर्टन्स डक्ट, और सब लिंगवल को हमने बोला डक्ट्स ऑफ रेवेनस। तो डक्ट्स ऑफ रेवेनस हमने बोला। तो ये हो गया अबाउट सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं ये स्क्रीट करते हैं एंजाइम। क्या करते हैं? स्क्रीट, ये एंजाइम स्क्रीट करते हैं, और उस एंजाइम का नाम जो होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये स्क्रीट करेंगे, तीनों के तीनों एंजाइम स्क्रीट करते हैं। तो अब उसी जो स्क्रीशंस निकलती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो स्क्रीशंस निकलती है उनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है सलाइवा, या उसका नाम है टेलन, सलाइवा या टेलन। अब जो ये सलाइवा होता है हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये एक डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट एंजाइम हो, डाइल्यूट का मतलब हो गया जिसमें पानी ऐड होता है, तो ये बहुत ही डाइल्यूट होता है। इसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है, 99% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो 1% अब बचता है, वो जो 1% होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एंजाइम पार्ट होता है उसको बोला जाता है सेलेवरी एमाइलेस। तो यहाँ से निकलता है सेलेवरी एमाइलेस। तो ये है, ये जो सेलेवरी एमाइलेस होता है ये एंजाइम होता है, जो डाइजेशन का पार्ट यहाँ पे होता है वो इसी की वजह से होता है। इसके बाद यहाँ से निकलता है एक और चीज़ निकलती है जिसको बोला जाता है लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम का काम होता है जो भी फूड हम खाते हैं उसको क्या करता है, उसको ये यहाँ पे चेक करता है कि उसके अंदर कोई कोई माइक्रोब तो प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट तो नहीं है। तो ये एंटी माइक्रोबियल होता है। अगर कोई इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी माइक्रो प्रेजेंट होता है तो उसको यहाँ पे किल किया जाता है बाय लाइसोजाइम। तो ये एंटी माइक्रोबियल होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रेजेंट होता है सलाइवा में, उसका नाम क्या? उसका नाम है लाइसोजाइम। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है तो वो होती है, इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयंस, तो इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसमें प्रेजेंट एक और चीज़ होती है, एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। आपने सुना होगा एंटीबॉडी हमारी बॉडी की डिफेंस सोल्जर्स होते हैं, तो यहाँ इसमें यहाँ पे एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो जो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है IgA। एंटीबॉडीज़ को यूजुअली हम IG के नाम से बुलाते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है IgA, सलाइवा में IgA। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया अबाउट सलाइवा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये सेलेवरी एमाइलेस। अब हम देखेंगे ये जो सेलेवरी एमाइलेस होता है ये क्या काम करता है, ये डाइजेशन का काम करता है, वो क्या काम करता है। लाइसोजाइम का तो हमने देखा ये एंटी माइक्रोबियल होता है, आयंस भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पीएच क्रिएट करने के लिए। और उसके अलावा जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है, जो जिसका भी डिफेंस, जैसे लाइसोजाइम का डिफेंस वाला काम होता है, इस IgA का भी डिफेंस वाला काम ही होता है।
अब हम देखेंगे जो ये सेलेवरी एमाइलेस होता है वो क्या करता है। सेलेवरी एमाइलेस का काम होता है डाइजेशन करना। तो ये डाइजेशन करता है फूड की। तो इसका मतलब जो फूड होता है उसकी डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है। माउथ से कैसे स्टार्ट होती है वही हम देख लेंगे। जो हम फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें एक कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट भी, आपको पता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट फूड में होता है उसका क्या होता है, उसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं, हम बहुत टाइम तक उसको चबाते हैं तो वहाँ से स्वीटनेस निकलती है। वो स्वीटनेस क्यों निकलती है, वो बिकॉज ऑफ ये सेलेवरी एमाइलेस काम करता है थोड़े टाइम तक और वहाँ से उसकी डाइजेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे जो हम फूड खाते हैं कम्प्लेक्स फूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च होता है। जो हम फूड खाते हैं प्लांट से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो होता है स्टार्च। तो स्टार्च पे क्या करता है, ये सेलेवरी एमाइलेस एक्ट करता है। जो हमने बोला ये जो सेलेवरी एमाइलेस होता है ये एक्ट करता है इसी स्टार्च पे और इसको कन्वर्ट करता है किस में, इसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में। जैसे यहाँ पे एक शुगर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको बोलूँगा जो स्टार्च होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोजेस आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। तो जो ही हम खाते हैं इसके ऊपर जब सेलेवरी एमाइलेस पड़ता है वो इनको तोड़ता है। तो जब ये इनको तोड़ता है तो यहाँ पे जो बनते हैं, यहाँ पे ऐसे शुगर्स बनते हैं जो दो दो में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो दो ग्लूकोजेस प्रेजेंट होते हैं। तो और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो होता है माल्टोस। माल्टोस में दो ग्लूकोजेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। तो ये काम होता है किसका, सेलेवरी एमाइलेस का काम। तो सेलेवरी एमाइलेस जो काम करता है फूड की डाइजेशन का, वो हमने देखा ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर। स्टार्च एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब उसमें दो ही बस ग्लूकोजेस प्रेजेंट होते ही। तो ये जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे ग्लूकोजेस आपस में जुड़े होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये पॉलीसेकेराइड होता है। जो माल्टोस होता है ये डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड में खाली दो ग्लूकोजेस आपस में मिले हुए होते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ से निकलता है शुगर। कौन सा वाला शुगर ज़्यादा प्रिसाइजली, तो माल्टोस। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड, स्टार्च। स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है इनटू शुगर। तो ये हो गया अबाउट डाइजेशन इन आवर माउथ। तो इसके साथ ही डाइजेशन इन माउथ कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो होता है पीएच। जो पीएच होता है हमारे माउथ में, पीएच इन माउथ जो होता है वो होता है 6.8। ये आप याद रख सकते हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द पीएच इन आवर माउथ, या सलेवा क्या पीएच जो होता है वो क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो है 6.8। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, जो फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू।